अलग होना चाहिए, क्योंकि 32-35 साल से बिहार एक ही धारा में बहता चला जा रहा है। बिहार में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई जाति पर सब होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज पद यात्रा के जरिए पूरे बिहार का सियासी नब्ज टटोलने के लिए निकले हैं, लेकिन सेहत की वजह से कुछ दिनों के लिए ये पद यात्रा रोक दी गई है। इस पद यात्रा को प्रशांत किशोर कई मायनों में महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अपनी पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर अब तक 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं चुनाव की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर देश और प्रदेश में चल रही वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं, इसे विस्तार से समझने की कोशिश की हमारे इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह और संवाददाता आनंद अमृतराज ने। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह। हमारे साथ हैं प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार और अब नेता। लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। जब यात्रा पे निकले थे किसी को भरोसा नहीं था कि प्रशांत किशोर इतनी लंबी यात्रा तय कर पाएंगे। लोग सवाल उठा रहे थे कि इतनी लंबी पद यात्रा तय करनी बहुत मुश्किल है बिहार के सड़कों पर, यहाँ के गलियों में। नहीं, मुश्किल तो है ही, लेकिन ये सोच समझ के ही शुरू किया है। कोई भी काम जीवन में आसान तो होता नहीं है, लेकिन इसको करना है। दृढ़ संकल्पित हैं और मैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को जो मैंने विश्वास दिलाया है, चाहे इसमें 1 साल लगे 2 साल लगे, करूंगा मैं इसको पूरी ईमानदारी और शुद्धता से। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि मुझे एक मेरा मसल टियर हो गया है, जिसकी वजह से 10 दिन मुझे रेस्ट भी करना है, रुकना है, लेकिन इसके बावजूद आकर इसको इसी। और आपने सुना लोगों का एक सुझाव था, कई लोगों ने कहा जब हो गई पैदल यात्रा आप गाड़ी से ही चल लीजिए, ज़्यादा लोगों से मिल लीजिएगा, लेकिन मेरा अपना दृढ़ संकल्प है कि इसको पैदल ही चलना है। अगर बिल्कुल ही मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर शरीर ने साथ दिया तो पूरे बिहार में चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे 3 साल लगे, इसको इसी ईमानदारी और शुद्धता से पूरा करेंगे। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बिहार में राजनीति 2 ध्रुवों पे है। एक जो महागठबंधन है वो जाति की बात करता है, दूसरा बीजेपी और अन्य दल हैं जो धर्म के बेसिस पे यहाँ के वोटर्स को पोलराइज करना चाहते हैं। आप यात्रा करने के बाद आपकी जो फीडबैक है, दोनों के बीच में कितना गैप है जमीनी स्तर पे और जो मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं? देखिए, लोग 2 दल को वोट इसलिए करते रहे हैं क्योंकि वही 2 विकल्प है। ऐसा तो कभी है नहीं कि तीसरा कोई विकल्प बना है और लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं है। जब किसी ने कोई प्रयास किया ही नहीं है तो ये मान लेना कि अगर प्रयास होगा भी तो लोग नहीं मानेंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत समझदारी बड़ा एनालिसिस नहीं है। यहाँ कोई प्रयास तीसरे विकल्प के लिए हुआ नहीं है। बिहार में जो सामान्यतः बात आप लोग भी सुनते होंगे कि हर आदमी कह रहा है कि कुछ नया होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो चाहे बीजेपी का समर्थक है वो भी, जो महागठबंधन का वोटर है वो भी, नहीं भैया कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि 32-35 साल से बिहार एक ही धारा में बहता चला जा रहा है। और जो स्थिति है, मैं अपने भाषणों में भी कहता हूँ, किस नेता ने अच्छा किया किसने खराब किया उसकी बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जिसने जो काम किया है या करने का दावा कर रहा है उसको सबको सही मान लीजिए। मान लीजिए कि 40 वर्ष में कांग्रेस ने बिहार में बड़ा अच्छा काम किया। ये मान लीजिए कि लालू जी की पार्टी का जो दावा है कि उनके राज में लोगों को, गरीबों को, वंचितों को आवाज मिल गया। ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार भाजपा ने बिहार में सुशासन ला दिया, अच्छा काम कर दिया। लेकिन अगर तीनों की बात को, उनके दावों को सही मान भी लीजिएगा तो भी इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। तो सामान्य जन तो ये सोचता है कि भाई ये स्थिति बदलनी चाहिए। अब उसको कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा, उस पर बहस हो सकती है, उस पर लोग का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन स्थिति बदलनी चाहिए, इसको लेकर तो करीब करीब यूनानिमस सहमति है, पूरी सहमति है। प्रधान जी, एक सवाल आपसे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है और अब तो कई नेताओं को ये कहकर शामिल किया जाता है कि भाई ये फला जात का है और इसके आने से मेरा ये जातीय समीकरण मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे जाति की राजनीति जहाँ पे इतनी गहरी घुसी हुई है, तो आप कैसे सफल हो पाएंगे? नहीं, देखिए, इसको 2-3 बात मैं हमेशा कहता हूँ। पहली बात तो कि जाति समाज की एक सच्चाई है। जब भी आप कोई चुनाव लड़ते हैं, मैंने 10 साल का मेरा जो अनुभव है उसमें सब पहलुओं के साथ जाति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन जाति सिर्फ एक मात्र पहलू नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और दूसरी ये बात कि बिहार में जाति इतनी ज्यादा नहीं है जितनी लोग बताते हैं। बिहार में भी जातियों का उतना ही महत्व है जितना कर्नाटक में है, जितना गुजरात में है। चूंकि आप गरीब और पिछड़े राज्य हैं, तो ये एक तरह से कर्ज बता दिया गया है कि बिहार में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई जाति पर सब होता है। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है,
आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक लोग पूछ रहे हैं कि लिंगायत किधर वोट दे रहा है, वो कलिगा किधर वोट दे रहा है, कुरुबा किसको वोट कर रहा है। तो ये जातियां जो है, ये जाति और जाति आधारित जो अलायंस मतलब एलिजेंस है, ये तो सच्चाई है समाज की। बिहार में भी जाति की उतनी ही महत्ता है जितनी दूसरे राज्यों में है। मैं रोज उदाहरण देके भी बताता हूँ कि भाई बिहार में अगर भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ रहा है तो मोदी जी के जाति के तो कोई लोग नहीं रहते हैं बिहार में, लोग कैसे मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो ये तो मानना, और जैसे 20% यहाँ मुसलमान है, 18%, तो वो मुसलमान तो जाति के आधार पर नहीं वोट दे रहा है, वो तो सिर्फ इसलिए वोट दे रहा है कि उसको भाजपा को हराना है, इसलिए लालू जी को वोट दे रहा है। वो लालू जी के जाति पार्टी का जाति का नहीं है, वो लालू जी के पार्टी जिस आरजेडी से प्रभावित है, खुश है, ऐसी बात नहीं है। वो तो सिर्फ भाजपा को, उसके पास विकल्प नहीं है और भाजपा को हराना है, इसलिए उसको वोट दे रहा है। जैसे कि यही हाल है भाजपा के पक्ष में जो वोट पड़ रहा है। ज्यादातर जो लोग वोट दे रहे हैं भाजपा को बिहार में, कम से कम वो वोट इसलिए दे रहे हैं कि वो लालू जी को वोट नहीं दे सकते हैं, लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को। तो ये जो डर की राजनीति है, बंधुआ मजदूरी है वोटरों की, वो इसलिए कि सामने कोई विकल्प नहीं है। और अगर वो कोई विकल्प जनता सही बना ले तो आप देखेंगे कि आमूल चूल लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हो, और जहां तक जाति की एक और बात मैं बता दूं, मैं अभी पिछले 240 दिन हो गए, 30 दिन हो गए चलते हुए पैदल, 2500 से ज्यादा गाँव में गया हूँ। उन गाँव में भी गया हूँ जहाँ लोग बताते हैं कि 90% आरजेडी के समर्थक हैं, उनके समर्थन वाले जाति के लोग हैं। उन गाँव में भी गया जहाँ भाजपा के समर्थक हैं। पूरे 8 महीने 7.5 महीनों में कहीं आपने सुना कि किसी ने कोई विवाद खड़ा किया हो, किसी ने विरोध किया हो। मतलब मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं, रोज विरोध होता है, कोई काला झंडा दिखाता है, पुलिस लगी रहती है। हम बिना सुरक्षा के पिछले 8 महीने से इसी बिहार में गांव-गांव चल रहे हैं, गांव में रहते हैं, वहीं सोते हैं, और किसी ने आज तक एक तंज भी नहीं कसा, किसी ने एक अपशब्द भी नहीं बोला। तो मैं कैसे मान लूं कि कोई जाति इसका विरोध कर रही है? एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जिस जगह पे जा रहे हैं लोकल इशू को ज्यादा उठा रहे हैं, लोकल मुद्दे ज्यादा उठा रहे हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तो प्रशांत किशोर कहाँ टिकेंगे? नहीं, आपने देखा ही नहीं मैं कौन सा मुद्दे उठा रहा हूँ। मैं ना लोकल उठा रहा हूँ ना नेशनल उठा रहा हूँ। मैं एक ही मुद्दा उठा रहा हूँ कि आपने देश के लिए वोट दिया, अपने नेता के लिए वोट दिया, अपने जाति के लिए वोट दिया, बिहार के लिए वोट दिया, एक बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। मैं एक ही मैसेज दे रहा हूं कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। जब तक आप और आपके बच्चों की स्थिति नहीं सुधरेगी तो आपके समाज की स्थिति नहीं सुधरेगी, आपके राज्य और देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। तो ये आपका भ्रम है लोकल और नेशनल। मैं लोगों को बता रहा हूं कि भाई मुझे लोकल मुद्दे पर भी, नाली गली पर भी वोट मत दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप लोकल मुद्दा आपका सड़क है उस पर भी मत दीजिए वोट। वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। वोट भविष्य आपके बच्चों का तब सुधरेगा जब शिक्षा उनको मिलेगी, भविष्य तब सुधरेगा जब उनको रोजगार मिलेगा, भविष्य तब सुधरेगा जब उनके फसल का दाम मिलेगा। मैं लोगों को अपील कर रहा हूं कि आप अपने बच्चे का चेहरा देख के वोट दीजिए, उनके पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए, और अपने जो फसल आप जमीन से उपजा रहे हैं उसके दाम के लिए वोट दीजिए। इसके अलावा बिहार में गरीबी दूर करने का कोई विकल्प नहीं है। चाहे जितनी सड़क बन जाए, जितना नाली गली बन जाए, जितने स्कूल बन जाए, कुछ भी कर लीजिए, चाहे अनाज जितना मोदी जी बांट दें, इससे बिहार की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। गरीबी दूर तब होगी जब आपके हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। गरीबी दूर तब होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नेशनल और लोकल का मुद्दा नहीं है, ये इंडिविजुअल का मुद्दा है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। जब लोग बाहर जाकर कहते हैं बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब गरीब, तो लोकल और नेशनल नहीं है। तब नेशनल मुद्दे पर लोग आकर, दूसरे राज्य के लोग ये नहीं कहेंगे कि बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, वो तो यही कह रहे हैं बिहार के लोग सब अनपढ़ हैं, सब बेवकूफ हैं। तो जब आप पुलवामा पर, पाकिस्तान पर वोट देते हैं तो वही लोग जब आप जाते हैं, अभी कल की घटना है, केरला में एक मजदूर की, माझी समाज के एक मजदूर की, दलित समाज के एक मजदूर की हत्या कर दी गई है, कल न्यूज आया है। हर जगह जहां बिहार के लोगों को मारा जा रहा है या आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको लोग हीन भावना से देखते हैं, वो लोकल और नेशनल की बात नहीं है। जब आप अपनी चिंता नहीं करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं, अपने बच्चों के लिए रोजगार नहीं दीजिएगा, अपने राज्य को अच्छा नहीं बनाइएगा, तो दूसरे राज्य के लोग आपके ऊपर हंसेंगे। एक सवाल उठता है, कर्नाटक का जो रिजल्ट अभी आया है तो उसके बाद से कांग्रेस में प्रत्यक्ष तौर पे देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत मिली है, जाहिर तौर पे मिली है। क्या इसका असर आने वाले राजस्थान चुनाव पे, मध्य प्रदेश चुनाव पे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है, हरियाणा में भी चुनाव होना है, क्या एक ट्रेंड सेट हो गया? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो मेरा अपना 10 साल का अनुभव है, हर चुनाव अलग चुनाव है। जब कोई पार्टी जीतती है कोई चुनाव, वो चाहे भाजपा हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, जब आप जीतते हैं तो आपका मनोबल बढ़ जाता है। अब आपको लगता है कि मैं ही सिकंदर हूं, मैं ही सब, मेरे हिसाब सब होने लगेगा। ऐसा होता नहीं है। तृणमूल बंगाल में बहुत बड़ी उनको जीत मिली, लेकिन दूसरे राज्यों में गए तो उनको सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत कर आई, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अब 24 का डिसीजन हो गया। तब भी मैंने कहा भाई
उत्तर प्रदेश में आप जीते हैं तो 24 का डिसीजन कैसे होगा? 24 का चुनाव तो 24 में ही होगा। उसी तरीके से कर्नाटक में जीत मिली है, अच्छी बात है, लेकिन कर्नाटक की जीत को एक्स्ट्रापोलेट करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब 24 इसी से डिसाइड हो गया। भाई कर्नाटक में तो आप 2013 में भी जीते थे, 14 में आप हारे लोकसभा। उत्तर प्रदेश में भाजपा 2013 में हारी थी, 14 में जीत गए थे। तो ये चीजें जो है जनता हर चुनाव को अपने नजरिए से देख के उस चुनाव से जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर वोट करती है। वो एक आप बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा को 40 में 39 भाजपा गठबंधन को वोट मिला, उसी गठबंधन को विधानसभा में वो सफलता नहीं मिली। राहुल गांधी की पदयात्रा का भी फायदा कांग्रेस को मिला है क्या? देखिए, आप कोई भी प्रयास करेंगे जनमानस तक पहुंचने का तो उसका फायदा आपको स्वाभाविक तौर पर मिलेगा, लेकिन पदयात्रा जब हुई उस समय गुजरात में भी चुनाव हुआ तो गुजरात में तो कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। हिमाचल गए भी नहीं, पदयात्रा हुई तो उसका फायदा आपको कोई बिहार में दिख रहा है? नहीं दिखेगा। यूपी में दिखेगा? नहीं दिख रहा है। यूपी में अभी लोकल बॉडी के चुनाव हुए, वहां फायदा तो नहीं दिख रहा है। देखिए, ये तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको ये चापलूसी करने की आदत हर लोगों को है। भाजपा जीतेगी तो लोग कहेंगे भाई मोदी जी भगवान है, मोदी जी के नाम पे ही सब पड़ रहा है। उसी तरह कांग्रेस जीती है तो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी की वजह से सब हो गया। ऐसी बात नहीं है। कर्नाटक की अपनी लोकल परिस्थिति है, वहाँ की लीडरशिप है, वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है, वहाँ के लोगों ने काम किया है, वहाँ के मुद्दे हैं, वहाँ के सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष था। अगर यात्रा से ही सब होना होता, किसी ने मैंने देखा ट्वीट किया कि कितने जगह पे कर्नाटक में यात्रा गई और कितने सीट जीते, उनसे कोई ये पूछना चाहिए भाई तुम यूपी भी तो गए थे, वहाँ पे भी लोकल बॉडी का इलेक्शन में, वो भी डाटा निकाल दो। ये तो देखिए सुपरफिशियल बात है, टीवी मीडिया में न्यूज चलने के लिए आप कुछ भी कहते रहिए। गहराई से आप देखिएगा तो दो बातें हैं, कोई भी जनसंपर्क या ईमानदारी से जनता से जुड़ने का प्रयास निश्चित तौर पर आपको फायदा देगा, लेकिन उसका त्वरित और एकदम सीधा डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रिलेशन है कि आप यात्रा करोगे इसलिए चुनाव जीत जाओगे, वो ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें लगे हुए हैं, जाके मिल रहे हैं तमाम नेताओं से। पिछले दिनों उड़ीसा भी गए थे, फिर महाराष्ट्र भी गए, तो क्या एक शक्ल क्या लेता हुआ आपको दिख रहा है? मैं पहले से मैं तो उसका विरोधी हूँ इस चीज का भी। नेताओं के साथ में आने से चुनाव आप नहीं जीतते हैं। कर्नाटक में तो जेडीएस और कांग्रेस अलग अलग लड़ी है, कांग्रेस बीजेपी हारी की नहीं। आप जीतते हारते इसलिए नहीं है कि सारे दल एक साथ में आ जाए। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है या इस तरह के जो लोग फॉर्मूला, सारे दल एक साथ आ जाए, तो उसके हिसाब से तो जेडीएस कांग्रेस साथ में आके आती तब कर्नाटक जीतना चाहिए था। यहाँ पर आपने देखा कि जेडीएस अलग है फिर भी जीते। बंगाल में आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस अलग अलग है तब भी भाजपा हारी है, और कई राज्यों में आपने देखा यूपी में सपा बसपा साथ में आ गए तब भी भाजपा जीत गई। तो ये तो नीतीश कुमार की अपनी एक पुरानी घिसी पिटी सोच है जिसका कोई महत्व नहीं है। और आज की जो परिस्थिति है उसमें विपक्ष तो कांग्रेस के इर्द गिर्द है भाई, उसमें नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा है? लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस वाले, सही या गलत? तो आज की सबसे बड़ी 4 राज्यों में सरकार उनकी है, सबसे बड़ी पार्टी वो है विपक्ष में, तो नीतीश जी की क्या भूमिका रह जाएगी? अभी तो नीतीश, अब तो नीतीश में देखते हैं भाई, नीतीश जी अपना बिहार देखें। नीतीश जी की भूमिका हमने भी थोड़ी बहुत राष्ट्रीय राजनीति की मेरी जो समझ है, नीतीश जी को इससे ज्यादा कोई भूमिका में किसी कोई देखता नहीं है। आप स्वयं से कहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं तो कोई मिल ही लेगा, उसमें कोई है नहीं। अब ममता बनर्जी नीतीश जी की क्या भूमिका देखेंगी? टीआरएस केसीआर नीतीश जी की क्या भूमिका तेलंगाना में? 4 वो तो कहने लगे आप आइए हमारे यहाँ, हमको मदद कीजिए, वोट दिला दीजिए। या वो तो ये नहीं भाई, नवीन जी ने सामने से मना कर दिया। ममता जी से आप मिले तो ममता जी ने आपको बुला नहीं लिया। टीआरएस यहाँ खुद आए थे केसीआर, उसके बाद तो कोई कुछ फॉलोअप हुआ नहीं। तो भूमिका आपकी क्या है? कोई भूमिका नहीं है। यहाँ तो प्रधानमंत्री के तौर पे वोट मांग रहे हैं कि भाई आप बैक करो, आप पीछे से। नहीं, वो वोट, पहली बात तो वो मांग नहीं रहे हैं वोट, क्योंकि इतने मूर्ख तो वो भी नहीं कि प्रधानमंत्री अपने घोषित करे। दूसरी बात है कि भूमिका उनकी तब होती कम से कम वो बिहार का तो सॉर्ट आउट कर लें। बिहार में वो बता दें कि भाई कितनी सीट जदयू लड़ेगी, कितनी कांग्रेस लड़ेगी, कितनी आरजेडी और कितने उनके 3 अन्य सहयोगी। आप बिहार का पत्रकारों को ये पूछना चाहिए, सर आप बिल्कुल पूरे देश में जाइए, बनाइए, ठीक बात है। बिहार में महागठबंधन का जो नंबर है वो बता दो। ये खाली बता दो कि कौन पार्टी कौन सी सीट कितनी कब लड़ेगी, ये बता दो। वो नहीं बता सकते। आप बिहार में महागठबंधन बनाकर उसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप बंगाल में और तमिलनाडु में और उड़ीसा में, पूछता कौन है भाई? अपना ठिकाना नहीं है। प्रधान जी, एक सवाल बहुत चर्चा में है कि कर्नाटक का चुनाव परिणाम नीतीश कुमार के मंसूबे को झटका दे गया। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? भाई फिर वही बात है, ये वो लोग हैं जो कि डेली अब भात का देखते हैं भी कितना भात पका। मैं कह रहा हूं उनका मंसूबा कुछ भी हो, पहले भी नीतीश कुमार की ऐसी भूमिका कोई राष्ट्रीय थी नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से महागठबंधन बना है तब से मैं कह रहा हूं कि बिहार में जो महागठबंधन का प्रयोग है ये बिहार सेंट्रिक चीज है, इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर असर
पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। कर्नाटक जीतते भाजपा वाले तब भी नहीं, हारे तब भी नहीं। और क्योंकि स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जिनका फुटप्रिंट है वो जदयू का तो है नहीं, नीतीश कुमार का है नहीं। और कांग्रेस ने कहीं ये कहा नहीं है कि भाई ये नीतीश कुमार के चेहरे के अंदर हम लोग लड़ेंगे, या ये संयोजक बना दिए गए हैं, या इनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप सबको इकट्ठा कीजिए। ये तो स्वयं से घूम रहे हैं। अगर नीतीश कुमार घूम रहे हैं तो ऐसे कई और नेता घूम रहे हैं, केसीआर भी घूम रहे हैं, भविष्य में ममता बनर्जी भी हर नेताओं से मिलती रही हैं। भविष्य में हो सकता है कि आपके ऊपर भी डोरे डालें लोग। हम भाई हम देखिए, ठीक बात है, डोरे डालने का जहाँ तक लोग जब कुछ जीवन में करते हैं तब उन पर डोरे कोई डालता है। मैंने वो सब किया हुआ है, लोगों के साथ मैं रहा हूँ, मुझ पर कोई क्या डोरे डाला। मैंने अपने जीवन के लिए अपना एक नया रास्ता तय किया है। मुझे चुनाव में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कौन गठबंधन बना रहा है, कौन जीत रहा है, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। मैंने अपने जीवन के 5 साल 10 साल निकाले हैं कि मुझे बिहार में व्यवस्था सुधारने के लिए एक ईमानदार प्रयास करना है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, देश कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस भूमिका में हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। जो सत्ता में है उनकी जिम्मेवारी है कि वो ठीक से चलाएं, जो विपक्ष में है जिम्मेवारी है उनको हराएं, जिताएं, जो भी करें। वो मेरी भूमिका नहीं है। मैंने अपने लिए अपनी जो भूमिका तय की है कि मुझे बिहार में आकर समाज के स्तर पर यह काम करना है, और मैं उस काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, कई लोगों ने कहा भाई ये तो नेताओं को छोड़ेंगे नहीं, दलों का प्रचार नहीं छोड़ेंगे। आप पिछले 1 साल में कोई बता दे, मैं बिहार से एक कदम बाहर नहीं गया हूँ, मैं घर जाता ही नहीं हूँ, मैं यहीं गाँव में ही रह रहा हूँ। प्रशांत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। 2015 में जब महागठबंधन बनी थी तो माना गया था उसमें आपकी भी प्रमुख भूमिका थी। 2015 में भी आपने नीतीश कुमार के काम करने की शैली को देखा। अब 2023 में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, आपको लगता है कि 2015 के नीतीश कुमार और 2024 के नीतीश कुमार में बहुत अंतर हो गया और परिस्थितियां वैसे फिर से हो सकती हैं? भाई ये लोग सवाल करते हैं कि 15 में मदद किए तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर, और एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो। नेता के तौर पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी, और एक राजनीतिक मोरालिटी है जिसकी वजह से उन्होंने पद छोड़ दिया था, मांझी जी को बैठाया था कि भाई मेरे दल को की हार हुई है, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, चेयरमैन। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं, फिर भी जोड़ तोड़ लगाकर कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ मिला जुला के किसी भी तरह से बने हुए हैं मुख्यमंत्री। 2014 तक नीतीश कुमार की एक छवि ये थी कि 2005 से 12-13 के कालखंड में बिहार में कुछ सुधार का प्रयास हुआ है। आज नीतीश कुमार की छवि ये है कि पूरे बिहार में उनको किसी के काम से कोई मतलब नहीं है। आप चोरी करो, बदमाशी करो, लूट मचाओ, बिहार चाहे कहीं जाए, उनको कुर्सी पे बने रहना है। प्रशासक के तौर पर ये उनकी आज जो छवि है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनके कैबिनेट में वो लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं, जिनको 15 में उन्होंने स्वयं से मंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, ये घर घर की बात है बिहार में। नीतीश कुमार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी जो बात है कि नीतीश कुमार 2014 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, आपको याद होगा, दर्शकों को आपको याद कराना चाहता हूँ, गैसल में असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश कुमार तब रेल मंत्री थे, 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने जब उनका इस्तीफा अस्वीकार किया तो नीतीश जी ने यह कहा कि भाई मैं कैसे रेल मंत्री रह सकता हूं, इतने लोगों की मृत्यु हुई है। वही नीतीश कुमार आज 70 लोग, 100 लोग शराब से, जहरीली शराब पी के मृत्यु हो जाती है और सदन में खड़े होकर पॉकेट में हाथ रख के हंसते हुए कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ये वही नीतीश कुमार है। कोरोना में हजारों लोग की मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी जो बात है, मानवता वाली जो बात है कि भाई आप कोरोना के कालखंड में इतनी बड़ी त्रासदी, इतने लोग फंस गए, हजारों लोग रोड पर आप पैदल चल कर आए, और नीतीश कुमार ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि यहाँ से बस भेजकर उन लोगों को वापस, इसलिए कि उस समय वो भाजपा के साथ थे। कहीं भाजपा ने लॉकडाउन किया है तो उसके विरोध में कोई ना मान ले, तो उस आदमी ने मुंह नहीं खोला डर के मारे। तो वो जिसके साथ रहते उसको एकदम सरेंडर ही कर देते हैं। तो अब भाजपा के साथ थे तो भाजपा को महामानव बता रहे थे। आज जब आ गए आरजेडी के साथ तो उनको भाजपा में सब शिकायत दिख रही है, और जिनको वो भ्रष्टाचारी, परिवारवादी बता रहे थे, अब उनमें उनको बिहार का भविष्य दिख रहा है। तो नीतीश कुमार की तो कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है बिहार में, ये आप लोगों को भी पता है। तो ये थे हमारे साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। कुछ अलग होना चाहिए क्योंकि 32-35 साल से बिहार एक ही धारा में बहता चला जा रहा है। बिहार में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई जाति पर सब होता है।